ट्राई एज क्या है और ट्राई एज के कितने सेंटर है अगर हम जम्मू कश्मीर यूटी की बात करते हैं? देखिए, ट्राई एज अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो इट इज़ अ फर्स्ट emergency hospital where the patient has to go for medical help जी। एंड ट्राइएज हम बनाते हैं एट द टाइम ऑफ एमरजेंसीज, जैसे अब हम कोरोना पेंडेमिक में हैं, वॉर सिचुएशंस होती हैं, वॉर्स होती हैं, देन फ्लड्स, कोई भी नेचुरल जो कैलामिटी है उसके लिए। एंड ट्राइएज का पर्पस ये रहता है कि पेशेंट किसी भी पॉइंट ऑफ अगर रेफरल पे जाता है तो उसको वो नेसेसरी मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे, क्योंकि उसका पेशेंट क्रिटिकल है। और हमारे जो जम्मू में 2 ट्रायल सेंटर्स हैं, सीडी हॉस्पिटल बख्शीनगर एंड गांधीनगर हॉस्पिटल, वेयर एज श्रीनगर में है एनआईटी कॉलेज हजरतबल एंड स्किम्स जेवीसी मेडिकल कॉलेज बेमीना। अलॉन्ग विद दिस जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू प्रोविंस एंड श्रीनगर में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को एज वेल एज जो न्यू जीएमसी हैं राजौरी में, कठुआ में, अनंतनाग एंड बारामूला, इनको भी हमने ट्रायल सेंटर्स बनाया हुआ है। इसमें कुछ कलर कोडिंग होता है, मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बट ट्रायल्स का हमारा मेन पर्पस यही है कि पेशेंट इन ट्रायल सेंटर्स पे डायरेक्टली जाए अगर वो होम आइसोलेशन में सिक हो चुका है, क्रिटिकल हो चुका है, सो दैट वो जो रेफरल में टाइम वेस्ट होता है उस क्रिटिकल पेशेंट का वैसा ना हो जी। या हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रायल सेंटर इसलिए बनाए गए हैं कि जो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते या हर जगह देखिए हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है, तो अगर जो बेड्स पूरे स्लॉट भरे हुए हैं तो ट्रायल सेंटर में आकर उनका ट्रीटमेंट जो है वो हो सकता है। देखिए, हॉस्पिटल्स हर एक लेवल पे हैं, जैसे हम सब सेंटर हैं, एनटीपीएचसीज हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन अब बिकॉज ऑफ दिस मेडिकल इमरजेंसी हम एकदम से हर एक चीज़ को, हर एक मेडिकल फैसिलिटी को पूरा प्रोवाइड नहीं कर सकते उनके नियर बाय हॉस्पिटल्स में। तो जो भी हमारे टर्शरी केयर लेवल हॉस्पिटल्स हैं या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, हमने उन्हीं को स्ट्रेंथन किया है सो दैट कि पेशेंट वहां तक पहुंच सके और जो भी उनको इस इमरजेंसी में क्रिटिकल पेशेंट को जरूरत है हम उनको वो इजीली प्रोवाइड कर सकें। जी बिल्कुल। वही वैक्सीनेशन की बात करते हैं, वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी फेरबदलाव किए जाते हैं, जिससे जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिरकार क्या कुछ ड्यूरेशन है। अगर हम कोवैक्सीन की बात करते हैं, कोविशील्ड की बात करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप पूरा वो ब्रीफली बताएं कि आखिरकार ये डिफरेंसेस क्या है, कितने महीने तक लगा सकते हैं, वाइदर यू आर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या एक डिफरेंस उसमें रहना चाहिए ताकि जो लोग इस समय खासकर होम आइसोलेशन में है उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, या कोई जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है जो डॉक्टर के साथ कंसल्ट नहीं करवा सकते अगर रूरल एरियाज में रहते हैं, कैसे वो वैक्सीनेशन के लिए जाए। देखिए, वैक्सीन का अभी भी ऐसा है कि 2 वैक्सीन अवेलेबल है हमारे पास, कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन। कोविशील्ड का पहला जो भी टाइम ड्यूरेशन था वो चेंज हो गई है, नई गाइडलाइंस हैं। कोविशील्ड की जो 2 डोजेज हैं वो 12 to 16 वीक्स के गैप पे लगेंगे, वेयर एज कोवैक्सीन के लिए अभी तक कोई चेंज नहीं है। कोवैक्सीन 4 to 6 वीक्स की गैप पे ही लगेंगे 2 डोजेज। एंड एक इसमें बहुत बड़ा जो चेंज आया है वो ये है कि पहले हम फीडिंग मदर्स के लिए हम इस चीज वैक्सीन को रिकमेंड नहीं कर रहे थे, बट अब ये जो 2 दिन पहले नई गाइडलाइंस आई हैं, फीडिंग मदर्स भी इस वैक्सीन को ले सकती हैं। एंड बाकी जो भी डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, हार्ट डिजीजेज हैं, किडनी डिजीजेज हैं, वो तो पहले ही हाई रिस्क में थे और वो एलिजिबल थे, लेकिन अब हमने फीडिंग मदर्स को भी एलिजिबल कर दिया हुआ है हमारी स्टडीज में। तो मैम मैं आपको रोकना चाहूंगी, पहले सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, बिल्कुल इस तरीके से आप बता रही थी कि अब जो फीडिंग मदर्स है उन्हें कैप डाउन कर दिया गया है, और साथ ही साथ जो कोविशील्ड की बात करते हैं उसका एक जो गैप पीरियड लाया है, एग्जैक्टली जो गैप पीरियड है वो कैसे याद रखना है। अगर आप कोविड पॉजिटिव इफेक्टेड है तो कितनी देर तक आपको इंतजार करना है वैक्सीनेशन? देखिए, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल है, आपने फर्स्ट डोज लिया है तो आपको 12 वीक्स का गैप लेना ही लेना है, मिनिमम 12 to 16 वीक्स का हम, पर मिनिमम 12 वीक्स का आपको गैप लेना है फॉर सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड। एंड अगर आपको कोरोना इन्फेक्शन हो जाती है और आप फर्स्ट डोज ले चुके हैं तो आपको 3 मंथ्स का गैप लेना है। अपनी रिकवरी के बाद आप अपना पहला दिन गिनना शुरू करें एंड देन यू हैव टू काउंट फॉर 3 मंथ्स तक आपको गैप लेना है एंड देन आपको सेकेंड डोज लेना है। अगर आप कोविशील्ड की पहली वैक्सीन से ही पॉजिटिव हो जाते हैं तो भी ऐसा ही रहेगा कि रिकवरी के बाद से आप अपना पहला दिन गिनेंगे और 3 मंथ्स का गैप लेंगे एंड देन आप फर्स्ट डोज के लिए जाएंगे।
जी मैम सवाल तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन को करने के लिए भी आपको पहले देखना है कि पूरी तरीके से आप इस बीमारी से निकले हैं, उसके बाद 3 महीने का गैप डालना है और तभी वैक्सीनेशन के लिए जाना है। वही बात करते हैं इसके साथ साथ जो होम आइसोलेटेड जितने भी लोग हैं उनकी अगर बात करते हैं, क्या मेजर प्रिकॉशंस है जो उन्हें लेने ही लेने चाहिए, या खासकर हम बोल सकते हैं जो पेशेंट घर में है कब उसकी सिचुएशन देखें कि अब जो है इसे हॉस्पिटल रेफर कर लेना चाहिए? देखिए, जो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं या तो वो एसिम्प्टोमेटिक हैं या फिर माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हैं। जिस दिन से पेशेंट को सिम्टम्स आना शुरू हुए वो हमारे लिए डे 0 है जी। और आप ये मान लीजिए कि जिस दिन उसको सिम्टम्स आए वो एक्चुअली में वायरस उस दिन उसकी बॉडी में नहीं गया, वो 3 दिन पहले हम पीछे -3 डेज लेके अगर चलते हैं, द एक्चुअल डे ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज एक्चुअली डे 0 फॉर अस, और हम पिछले 3 दिन भी लेते हैं तो वो पूरे 4 दिन हो गए। देन नेक्स्ट 10 डेज हम उस पेशेंट को होम आइसोलेशन में रखते हैं। इसमें भी क्या है कि हमने 10 डेज का जो उसका आइसोलेशन पीरियड है फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट 5 डेज एंड नेक्स्ट 5 डेज। अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, ठीक है, उसको आइसोलेशन में रहना है, एक अलग रूम में रहना है, सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, उसका अटेंडेंट हम चेंज नहीं करेंगे, एंड जो भी वो सप्लीमेंट्स ले रहा है या ऑन ऑफ सिम्टम्स उसको आ रहे हैं उसके लिए वो जो मेडिसिन ले रहा है आफ्टर कंसल्टेशन विद हिज और हर डॉक्टर वो कंटिन्यू करेगा। बट अगर पेशेंट को डे 1 से ही सिम्टम्स आ गए, मैं आपको रोकना चाहूंगी, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो, मैंने क्वेश्चन पूछना था डॉक्टर से। जी पूछिए। हेलो जी बोलिए सर। हेलो 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 जी बोलिए, अपना सवाल बोलिए सर। मैडम, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। हमने वैक्सीन फर्स्ट डोज किया था, तो अब 22 तारीख को हमारा सेकंड डोज प्रोजेक्टेड था, लेकिन अब चूंकि वहाँ पर रश भी पड़ा है और वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है, आप क्या करें? जी, आपने पहला डोज लिया है 22 को? 22 मई को था हमारा सेकंड डोज। 22 मई तो सर अभी आई नहीं है, आपको शायद 22 अप्रैल को लगा होगा पहला डोज। अब कैसे होगा? आपको 12 हफ्ते का गैप लेना है। 12 हफ्ते का गैप? जी जी, आपने 22 अप्रैल को इंजेक्शन लगाया है, अब उसके बाद से आपको 12 हफ्ते का गैप मिनिमम लेना है। अच्छा जी। अगर इन बिटवीन मतलब सपोज नहीं टर्म मिली तो फिर क्या करेंगे? क्या पूछ रहे हैं? कह रहे कि इन केस अगर वैक्सीनेशन नहीं मिलती है उस नहीं, ऐसा नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन हमने इसका थोड़ा टाइम लिमिट इंक्रीज किया है जी। तो आपको 12 हफ्ते का गैप लेना है और फिर आपको अपना दूसरा टीका कराना है। अच्छा जी जी, वैक्सीन है। ओके जी। तो वही बात करते हैं, जैसे इनका सवाल है कि जब सेकंड बारी हमारी आएगी तब टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, क्योंकि सब ये चाहते हैं इस समय जब पहला डोज लग चुका है दूसरा डोज भी उन तक पहुंचाया जाए, लेकिन जहाँ पे जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो ऑटोमेटिकली सेकेंड डोज के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। जी जी, देखिए ये सारा एक ऑनलाइन सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन ख़त्म है, ये भी पब्लिक में, बिकॉज जो हमारी स्टडीज़ हैं वो हमें हर दिन नई स्टडीज़ आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक पुरानी कोई बीमारी है तो हमारे पास ऑलरेडी सारा डेटा अवेलेबल था, बिकॉज एक नई बीमारी है तो हर दिन स्टडीज़ के हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वैक्सीन कहीं ख़त्म है, बस थोड़ा सा सिस्टम हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं सो दैट कहीं भी हम जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है वो ख़त्म ना हो। और जैसे इन पेशेंट्स को कन्फ्यूजन है थोड़ा कि मैंने 22 मई को लगाया, एक तो इनकी डेट का भी कन्फ्यूजन है, और गैप हमने जो 12 हफ्ते का रखा है वो स्टडी बेसिस पे रखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वैक्सीन ख़त्म हो गई हैं तो इसलिए हमने टाइम इंक्रीज किया, ये एक मिसनोमर है पब्लिक को। जी मैम। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। क्वेश्चन करो मेरा? जी हाँ जी करिए। हेलो हाँ जी बोलिए सर। आप बात कर रहे हैं तो ये मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। हेलो जी जी पूछिए, हम सुन सकते हैं, आप पूछिए। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ, जब किसी का ये कोविड होता है। हेलो जी जी हाँ जी, आप अपना सवाल पूरा बोलिए। जब किसी का कोविड होता है आगे? हाँ,
जब किसी का कोविड होता है फिर वो ये नेगेटिव आता है, उसके कितने दिनों के बाद उसको ये वैक्सीन करना है? आपको 3 महीने का गैप लेना है। वैक्सीन कितने दिनों के बाद उसके बाद लेना है? अगर आपको कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है और फिर आप रिकवर होकर जाते हैं तो आपको 3 महीने का गैप लेना है। अच्छा, मतलब 3 महीने के बाद या 3 महीने के अंदर अंदर भी ले सकते हैं? नहीं, आपको 3 महीने पूरे करने के बाद दूसरा इंजेक्शन लगवाना है। अरे 3 महीने पूरा करने के बाद? जी जी हाँ मैम। जी हाँ जी बिल्कुल। आफ्टर 3 मंथ? जी सर। तो वही बात करते हैं रैट और आरटीपीसीआर टेस्ट की। रैट और आरटीपीसीआर यूजुअली लोग जाते हैं करवाने के लिए। मैक्सिमम जहाँ रैट की हम बात करते हैं ऐसे पब्लिक प्लेसेस में किया जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल में किया जाता है। रैट के लिए कब जाना चाहिए और आरटीपीसीआर के लिए कब जाना चाहिए, मैं चाहती हूँ इस सवाल से पहले मैं दर्शकों का सवाल लेना चाहूँगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, अपना सवाल बोलिए। जी सवाल बोलिए सर। जी, मुझे 11 तारीख से मैंने रैपिड टेस्ट किया तो पॉजिटिव आ गया। ठीक है। हाँ जी। आज मुझे 11 दिन हो गए। ठीक है। मुझे कभी कभी फीवर होता है। ठीक है। कितना रह रहा है आपका बुखार? हेलो जी, मैंने पूछा आपका बुखार कितना रह रहा है? हेलो, आप सुन सकते हैं हमें? मुझे पॉजिटिव निकला कुछ दिन पहले। जी वो मैंने सुना। 10 दिन हो गए हमें। जी, बुखार के साथ और कोई तकलीफ है आपको? फीवर मुझे कभी कभी जी कितना रहता है बुखार आपका? आपका बुखार कितना रहता है? कभी कभी होता है रात को। मुझे पैरासिटामोल तो खाना पड़ेगा। ठीक है जी। और आप आइसोलेशन में हैं? नहीं खाता फिर फीवर होता है। ठीक है, आइसोलेशन में हैं आप? आप आइसोलेशन में हैं, घर में अलग रह रहे हैं आप? आप घर में अलग रह रहे हैं? हेलो 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 हेलो, बोलो जी। आप घर में अलग रह रहे हैं और आपका जो बुखार है वो कितना रहता है? बुखार कितना रहता है सर आपका? जी, आज कम हो गया, फीवर कम हो गया आज। तो मुझे दवाई खत्म हो गई, दवाई मुझे खाना है। देखिए, अभी आपको 14 दिन पूरे आइसोलेशन में रहना है। हेलो, आपको 14 दिन अभी पूरे आइसोलेशन में रहना है। आप अपना बुखार चेक कीजिए, अगर जरूरत पड़ती है तो आप पैरासीटामोल लीजिए और अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन आप चेक करते रहिए। हाँ मैं करता हूँ, वो दिखाता है 75-80। कितनी रहती है आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन? 80%। देखिए, अगर 80% है तो आपको कोई सांस लेने में कोई तकलीफ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर? नहीं, देखिए आप गलती कर रहे हैं। आप शायद उस ऑक्सीमीटर पे आप पल्स को ऑक्सीजन सैचुरेशन मान रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जो आपका ऑक्सीमीटर है उस पे 2 रीडिंग्स आती हैं। एक आती है 95, एक आती है 75-80। जी देखिए, जो आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो जो आपकी 75-80 है वो एक्चुअली में आपका पल्स रेट है और जो 95 है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन है। वो ऑक्सीजन सैचुरेशन है। जी आप ध्यान से देखिए उस चीज को, उस पे SpO2 करके लिखा होगा। और वो चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी ऑक्सीजन जो है वो दिखा रहा है 95-97। हाँ, वो ठीक है और वो इससे नीचे आने भी नहीं चाहिए। चलो ठीक है। जी, मुझे अभी आप दवाई और भी खाना है, चालू रखना है। जी, अभी आपको 14 दिन पूरे करने हैं उस आइसोलेशन में। और अगर आपको बुखार आता है तो आप देख लीजिए थर्मोमीटर से वो कितना है। आप कम हो गए, 1-2 दिन में कम हो गया। जी ठीक है। 8 दिन मुझे लगातार बुखार चढ़ गया, अब कम हो गया आज। ठीक है। आप अभी 14 दिन टोटल और 2-4 दिन आपके रहते हैं, आप वो आइसोलेशन में कीजिए पूरे। और अपने बुखार पे आप मापते रहिए उसे। अगर आपको लगता है टेस्ट करना है दूसरा है। देखिए, अब आप 14 दिन अगर आइसोलेशन में रहते हैं और लास्ट के 3 दिनों में आपको बुखार नहीं आएगा तो आपको टेस्ट रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप आइसोलेशन से बिना टेस्ट के बाहर आ सकते हैं। चलो ठीक है जी। वो दवाई हमें खत्म हो गया अब।
फिर लाना है मुझे दवाई? जी जी, पैरासीटामोल आपको खानी पड़ेगी अगर आपको बुखार आता है। बस पैरासीटामोल और कुछ? जी जी नहीं। तो वही जो मेरा सवाल था कि रैट और RT-PCR के लिए कब जाना चाहिए? देखिए, एक चीज़ जो पब्लिक को ध्यान से समझनी पड़ेगी वो ये है कि दोनों ही टेस्ट के कुछ अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। रैट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, वेयर एज RT-PCR एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। जी। अगर आपको सिम्टम्स हैं और आपने रैट कराया, रैट पॉजिटिव है, इट मीन्स आप पॉजिटिव हैं, इस पे कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, कोई सेकंड क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रैट कराते हैं, वो पॉजिटिव आता है एंड देन वो RT-PCR कराते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। ऐसा करके शायद आप कहीं वर्कलोड इंक्रीज़ कर रहे हैं और अपना भी आप अपने आप को ज़्यादा एक्सपोजर में लेके जा रहे हैं। अगर रैट पॉजिटिव है, आप सिम्टोमेटिक हैं, तो आप पॉजिटिव हैं। जी। नंबर सेकेंड, कुछ लोगों का रैट नेगेटिव आता है बट सिम्टम्स होते हैं, इन दैट केस आपको RT-PCR कराना चाहिए। इन वेरी रेयर केसेस आपका RT-PCR नेगेटिव आता है, आपका रैट नेगेटिव आता है, लेकिन आपको सिम्टम्स होते हैं। जी। तो इन दैट केस हम टेस्ट ना देके आपके सिम्टम्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम उसके बेसिस पे डायग्नोसिस और आपका ट्रीटमेंट हम फॉलो करते हैं। जी। मोर ओवर ये बहुत सारे कॉलर्स हमें क्वेश्चन करते हैं कि हमने अपना आइसोलेशन पीरियड, हम ठीक रहे, हमने ट्रीटमेंट लिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम टेस्ट कराने कब जाएं? तो देखिए, ये हम अब जो अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस जो हमारा क्राइटेरिया है आइसोलेशन से बाहर आने का, उसमें हमने टेस्टिंग ख़त्म कर दी है। अगर आपके 10 डेज मैक्सिमम आपके 2 वीक्स भी अगर हम लेके चलें आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, अगर आपको वो पीरियड ठीक आपका निकल जाता है या कोई प्रॉब्लम आती भी है, आप मेडिसिन से घर पे ही ठीक हो जाते हैं और आपको लास्ट के 3 दिनों में बुखार नहीं आता, तो आप आइसोलेशन से फ्री हैं बिना किसी टेस्ट के। जी। आप अपने उस रूम से बाहर आ सकते हैं और अगेन आपको वो मेजर्स, प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो हैं वो लेने हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज करते रहना है अपने हाथों को बार बार, वो सब प्रिकॉशंस लेके आप अपनी फैमिली में मिक्स हो सकते हैं, बट आपको RT-PCR या रैट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगी कि रैट तो ठीक है, हमने करा लिया बिगनिंग में एंड देन आइसोलेशन से बाहर आने के लिए आपको किसी भी टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। RT-PCR जो है वो आपके वायरस के RNA को पकड़ के बता देता है कि हाँ यस, इसकी बॉडी में या पेशेंट की बॉडी में इन्फेक्शन है। बट क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है और अब वो रिकवर कर चुका है, तो उसकी बॉडी में वो वायरस डेड है एंड डेड वायरस खुद फ्रेगमेंट्स में है, उसका जेनेटिक मटेरियल RNA फ्रेगमेंट्स में है। तो RT-PCR उस टूटे हुए RNA को भी पकड़ के बोलता है कि यस, द पेशेंट इज पॉजिटिव। इन दैट केस वो फॉल्स नेगेटिव टेस्ट है और RT-PCR आफ्टर रिकवरी ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स तक पॉजिटिव रहता है। तो RT-PCR हम मोस्टली रिकमेंड करते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर रैट नेगेटिव है बट सिम्टम्स हैं तो आप RT-PCR कराएंगे। जी मैम, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार मैम, अपना सवाल बोलिए। हेलो जी, सवाल बोलिए मैम अपना। हेलो जी, सवाल बोलिए मैम अपना। हमने 5 मई को पहला डोज किया है, अब कब करना है दोबारा? अब आपको 12 हफ्तों बाद लेना है मैडम दूसरा डोज। कितने हफ्ते के बाद? 12 हफ्ते। हाँ? 12 से 16 हफ्ते के बीच में आप लगा सकते हैं। दूसरा डोज? जी जी, दूसरा टीका। दूसरा डोज जी 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 लगाना है। इसके 2 डोजेज हैं, पहला आप लगा चुके हैं और दूसरा डोज आपको 12 हफ्ते के बाद लगाना है। 12 हफ्ते के जी बाद? जी जी। हमने 5 को लगाया, 5 मई को। जी ठीक है। हेलो? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अब आपके 3 महीने अगस्त में पूरे होंगे। हाँ? 12 हफ्ते। हाँ, तो आप यहाँ तो हम कश्मीर से बोल रहे हैं। जी जी। उन्होंने बोला ना कि आप लगा सकते हो 40 दिन के बाद, 42 डेज के बाद। आपकी उम्र क्या है? देखिए, अगर आपने कोवैक्सीन लगाया है तो वो 4 हफ्ते के बाद लग सकता है। आप अपनी उम्र बताएं हमें। नियर अबाउट 60 है। नहीं नहीं, फिर ऐसा नहीं है। देखिए, पहले कुछ और हमारा गाइडलाइंस थी, लेकिन अब जो नई हमारे पास दिशा निर्देश आए हैं उसके मुताबिक आपको 12 हफ्ते का गैप लेना पड़ेगा। 12 हफ्ते के। तो पहला डोज कौन करते हैं और
नहीं, आप देखिए, आप 60 साल के हैं तो आपको कोविशील्ड लगा है ना, कोविशील्ड के लिए हम 12 हफ्ते का गैप ले रहे हैं। अच्छा, कोविशील्ड लगाया जी, आपको कोविशील्ड लगा और उसके लिए हम अब 12 हफ्ते का गैप लेके चल रहे हैं। फिर हम पूछेंगे ना उनसे, अपने डॉक्टर से पूछेंगे हमने कौन सा वैक्सीन लगवाया। जी ठीक है। देखिए, ये लोगों को अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन बना है, इनको लगता है कि इनको शायद मिसगाइड किया है स्टाफ ने, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आज की गाइडलाइंस अगर 12 हफ्ते का गैप कर रही हैं तो हो सकता है हफ्ते बाद ये 15 वीक्स का मिनिमम गैप आ जाए। तो ऐसा नहीं है, गाइडलाइंस फॉलो करती है तो हमें हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री फॉलो करती है, तो ऐसा नहीं है आपके लिए है तो हम सबके अपना सवाल बोलिए। हेलो, मैं मोहम्मद शाबान बाटफार से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जी सर बोलिए, हम सुन सकते हैं आपको। हमारा सवाल यही है, जो कोविड जो है इसका असर कब तक रहेगा, कब खत्म हो जाएगा? हम ये तो हर एक के बाद अलग वैक्सीन की बात छोड़ो, वैक्सीन के बगैर हम जिंदा कैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे? उसके लिए कोई दवाई है? किसी को चेस्ट खराब है, किसी को जुकाम है, कोई और कुछ भी है, ये हम कहते हैं। आप उनकी मेहरबानी। जी देखिए, जो अगर कोरोना वेव की हम बात करेंगे तो हम भी नहीं कह सकते कि ये अभी कब तक रहने वाली है, लेकिन इससे बचाव की अगर हम बात करें तो वैक्सीन है, इसीलिए हम बार बार इस बात पे जोर डाल रहे हैं कि सब लोग अपनी वैक्सीन टाइम से कराएं। और बाकी जो कभी कहते हैं काला फंगस है, कभी कहते हैं आज सुबह और कोई फंगस है। जी जी, कितने फंगस में हम गिरे हुए हैं। देखिए, ये जो भी ब्लैक फंगस की बात आ रही है, इसमें अगर आप देखें तो हमारी डाइट का, इम्यूनिटी का बहुत रोल है। तो बिल्कुल, जैसे देखिए ब्लैक फंगस को लेकर या तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर जो लोग हैं वो हड़बड़ा जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कोरोना से अगर बचना है, अगर ये सब ना हो हमारे साथ, तो उसके लिए सिर्फ एक ही प्रिकॉशन है, एहतियातों को बरतें, घर से कम निकले, बाहर निकले, मास्क पहन लीजिए, तो आपको कोरोना नहीं हो सकता। जी जी, देखिए, कोरोना होने को ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान 100% इससे गारंटेड नहीं है कि इसको नहीं होगा, बट अगर हम वैक्सीन ले लेते हैं तो हमारा जो प्रिवेंशन लेवल है वो काफ़ी हाई चला जाता है, और अगर हमें उसके वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस का बहुत कम चांसेस होता है, हम बहुत सक्सेसफुली रिकवर कर सकते हैं कोरोना से। नेक्स्ट सवाल लेते हैं मैम। हेलो 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 जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, सवाल बोलिए सर अपना। मैम, मेरे को पूछना है, मैंने कोवैक्सीन कराई है आज से 1 हफ्ता पहले। जी ठीक है, आगे बोलिए। कोवैक्सीन कराई है? मैंने कोवैक्सीन कराई आज से 1 हफ्ता पहले। जी जी। लेकिन मेरे को 2 दिन तक कोई रिएक्शन नहीं आए जी, और 2 दिन के बाद मेरे को 3 दिन तक एकदम फीवर आया, शिवरिंग आई जी, और अभी भी मेरे को ऐसे क्या वीकनेस फील हो रही है काफी ज्यादा। जी देखिए, वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट 48-72 आवर्स में आ जाते हैं। अगर आपको 1 वीक ये फीवर या फिटीग या रैश, कोई भी जो आप प्रॉब्लम कह रहे हैं वैसा कुछ है, तो सबसे पहले तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप खुद को आइसोलेट करें और फिर आप डे 3 या 4 पे जाके टेस्ट कराएं। मोस्ट प्रोबेबली आप किसी के कंटैक्ट में आए हैं, क्योंकि वैक्सीन से ये सब कुछ, वो भी 1 हफ्ते के गैप के बाद, ऐसा नहीं हो सकता सर। तो बिल्कुल वही बात करते हैं जो होम आइसोलेशन में जितने भी लोग हैं, जब वो बाहर निकले, अगर उनके क्राइटेरिया की बात करते हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया उन्हें फॉलो करना चाहिए, उसके बाद ही बाहर निकलना चाहिए? देखिए, होम आइसोलेशन के जो पेशेंट्स हैं उनको अपना 14 डेज का पीरियड वो पूरा करना पड़ेगा। जैसे मैं पहले कह रही थी कि जो हम
ये इन्फेक्शन का पीरियड है फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, हम 10 डेज लेके चलते हैं जी। तो उसमें हम फर्स्ट 5 डेज एंड नेक्स्ट 5 डेज में इस पूरे पीरियड को डिवाइड करते हैं। अगर फर्स्ट 5 डेज में पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टम्स हैं उसको, तो वो अपने डॉक्टर के साथ कंटैक्ट में रहेगा, अपना जो भी ट्रीटमेंट है वो उसको लेगा। देन 5th डे इज अ डिसाइडिंग डे। 5th डे डिसाइड करता है कि अगर पेशेंट की हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है, सिम्टम्स जो पहले थे वो ज़्यादा हो गए हैं, परसिस्ट कर रहे हैं, या कोई नया सिम्टम आ गया है, देन हम टेस्ट की तरफ रुख करते हैं। और अगर वो फर्स्ट 5 डेज उसके ठीक निकल गए हैं एंड देन 5th डे 6th डे ऑनवर्ड्स उसकी रिकवरी शुरू हो गई है, तो हम फिर उसको हॉस्पिटल की तरफ नहीं भेजेंगे, हम घर में ही उसको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे हम उसको गाइड करेंगे। बट 5th डे इज अ डिसाइडिंग डे। कुछ लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, बिकॉज आजकल मीडिया ने भी बहुत हाईलाइट किया है इस चीज़ को, तो वो डे 1 पे ही CRP मार्कर्स कराने चले जाएंगे, कराएंगे तो सिर्फ एक CRP मार्कर कराएंगे या कुछ अपने से कोई भी टेस्ट करा लेंगे। तो ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपको ब्लड मार्कर्स कराने हैं, आप होम आइसोलेशन में हैं, तो आप 5th 6th डे के बाद कराइए जी। फर्स्ट डे या सेकंड डे में CRP कराने का कोई मतलब नहीं है। ये एक इंफ्लामेटरी मार्कर है जो हमारी बॉडी में ये दिखाता है कि हाँ इन्फेक्शन बढ़ चुकी है, और CRP जो है इन्फेक्शन में बढ़ जाता है, और जब आप कोरोना से रिकवर होते हैं तो ये अपने आप इसका लेवल डाउन भी आ जाता है। तो लोग अगर आपको पैरामीटर्स कराने हैं, ब्लड मार्कर्स कराने हैं, तो आप 5th डे के बाद कराइए। एंड वो भी अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, अगर आप 4th 5th डे पे आपकी घर में ही रिकवरी हो जाती है, तो फिर मार्कर्स कराने का मतलब नहीं बनता जी। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हेलो 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 हेलो। तो बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रही है वही, जब होम आइसोलेशन में जो भी है, बाहर निकलते हुए अगर एक सेपरेट रूम में है वो अपनी फैमिली से, उनको क्या कुछ प्रिकॉशन जो है वो ज़रूर लेने चाहिए, जैसे ही वो बाकी फैमिली मेम्बर्स से मिलते हैं या अपने रूम से बाहर निकलते हैं, क्या कुछ ऐसे एहतियात बरते सो दैट इन्फेक्शन जो है बाकी लोगों में ना फैले? देखिए, एक तो जब एक कोरोना पॉजिटिव पर्सन रिकवरी के बाद अपनी फैमिली के साथ मिक्सअप होना है, उसको अपने रूम की सफाई खुद करनी है। बिकॉज अगर वो किसी दूसरे को लगा देते हैं उस रूम को सैनिटाइज करने में, तो देयर आर चांसेस कि इन्फेक्शन उस अटेंडेंट को हो जाए। सो प्रेफरेबली अपने उस रूम को वो खुद सैनिटाइज करेंगे, और उस रूम को आप 2 दिन तक या 3 दिन तक बंद रखिए जी। देन वो रिकवर्ड पेशेंट जब अपनी फैमिली से मिलता है, उसे भी एज वेल एज उसके फैमिली मेम्बर्स को भी मास्क पहनना है जी, देन सैनिटाइजर का यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और अलॉन्ग विद दिस अगर वो अपने यूटेंसिल्स कुछ फर्दर नेक्स्ट 1 वीक के लिए अलग रखें तो वो अच्छा होगा, दोनों को उससे बेनिफिट होगा जी। तो चलिए, वही समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। A very good evening to all. On behalf of the Department of Health and Medical Education, Government of Jammu and Kashmir, this is today's daily media briefing on the emergent COVID situation in the UT. As of today, 20th May 2021, a total of 4,169 new positive cases have been reported since our last update yesterday, which includes 1,518 from Jammu Division and 2,651 from Kashmir Division. Moreover, 4,042 COVID patients have been covered. Furthermore, 67 COVID deaths have been reported, which includes 41 from Jammu Division and 26 from Kashmir Division. Over the last 24 hours, a total of 47,432 COVID tests were conducted across the UT, which includes both RAT and RT-PCR. With regards to bed occupancy, against the availability of 5,486 level 1 and level 2 beds, 3,307 stands occupied. With regards to oxygen availability, over the period of next 24 hours, a total of 1,20,469 cubic meters of oxygen shall be made available. As for the ongoing COVID vaccination drive, a total of 15,454 people were vaccinated today, which brings the total number of people cumulatively vaccinated till now across the whole UT to 28,62,436. In the 45 years and above age group, a total of 62.66% people have been vaccinated. Apart from this, all district and divisional level control rooms are functional around the clock. Teleconsultations are available through the eSanjeevani portal. Apart from this, live call-in programs, Cove Talk on Gulistan and Doctor Speak on DD Kashir are playing morning and evening, where viewers can call in live with their COVID-related queries. Furthermore, a new program, Doctor on Radio, has been started on AIR from 3 to 3:30 p.m. every day. Finally, emergency ambulance services are available on the 108 helpline. Thank you. कोविड की दूसरी वेव से बचें।
मेहरबानी करके इस बीमारी को समझने की कोशिश कीजिए। ये बीमारी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मैं इस बीमारी का खामियाजा भुगत चुकी हूँ। लास्ट ईयर 2020 28 जुलाई मेरे हस्बैंड इसी बीमारी से एक्सपायर हो गए। इसी बीमारी की वजह से मुझे इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। लोग इस बीमारी को इतना ज़्यादा लाइटली ना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और ना ये मास्क यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे भी गैदरिंग में मास्क यूज़ नहीं करते हैं। मैं सबसे यही इल्तिजा करती हूँ, सबसे पहले मास्क इस्तेमाल करिए, हैंड वॉश करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि ये इस बीमारी का कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से क्या होता है और इंसान कब कैसे इंसान के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, और इंसान मरने की कगार तक पहुँचता है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। कोविड की दूसरी वेव से बची। हमने कोरोना में एक अपने परिवार का बहुत ही अमूल्य सदस्य खो दिया है, और इस दुख का सामना जो हम कर रहे हैं ऐसा किसी को भी ना करना पड़े। इसलिए मैं गुजारिश करूंगी सब भारतवासियों और जम्मू कश्मीर की जनता से कि सरकार की तरफ से जो भी कोरोना से बचने के नियम बनाए गए हैं उनका पूरी तरह पालन करें, और हमारी तरह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ना खो दें। इसलिए मास्क पहन कर रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, और बारी आने पर कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इसलिए जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन करें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। बिल्कुल फोन कॉल जो है वो आ रही है, तो पहले सवाल ही ले लेते हैं। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैडम मेरा सवाल ये है, घर में जी जी बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए सर अपना सवाल। हेलो हेलो हेलो। तो बिल्कुल जहाँ बात करते हैं स्क्रीनिंग की, क्या स्क्रीनिंग के लिए आपको पहले अपना जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव ही होना चाहिए, उसके बाद ही आप वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं? नहीं, देखिए जो नई गाइडलाइंस हैं ICMR की, उसके मुताबिक अगर हम देखें, जो परसों ही हमारे पास गाइडलाइंस आई हैं, अगर आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको स्क्रीनिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। नहीं ज़रूरी है कि आपके पास डायरेक्ट नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर आपको खुद में लगता है आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपका किसी के साथ कंटैक्ट नहीं हुआ है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, आप खुशी खुशी अपने वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। जी मैम, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए। हेलो, हाँ जी सर, सवाल बोलिए अपना। जी बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जी जी बताइए सर, बोलिए सर। हेलो हेलो, अपना सवाल बोलिए सर। ये सवाल ऐसे हैं, क्या घर में ऐसे रूटीन रखते हैं जैसे घर में हम खान पीन करते हैं, चाय दूध पीते हैं, खाना दूध खाते हैं। हेलो, हाँ जी हेलो जी। तो बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रही हैं कि बदलाव जो है वो अब देखने को मिले हैं, और वही बात करते हैं जो सिम्टम्स की बात करते हैं हम कोविड के, बहुत सारे लोग हैं जब रिकवर हो जाते हैं, नेगेटिव आते हैं, उसके बाद भी बॉडी पेन रहता है, वीकनेस रहती है। क्या कुछ क्राइटेरिया है, किस तरीके से उन्हें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जो हमारे पास फर्स्ट वेव ऑफ कोविड थी उसमें हमें जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस में एक चीज़ बहुत हमारे पास जो कॉमन थी वो थी सोशल स्टिग्मा। पेशेंट को खुद में लगता था कि मुझे कोरोना हो गया है, एंड सोसाइटी में इसको बॉयकॉट किया जाता था। लेकिन इस बार सेकेंड जो वेव है इसमें न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेस है, एंग्जाइटी है, पेशेंट को डर रहता है नेक्स्ट वॉट कि इतना पैंडेमिक हो गया है तो मेरा क्या होगा, मैं ठीक हो गया हूँ तो मुझे री इन्फेक्शन तो नहीं होगी। बट उससे भी ज़्यादा कॉमन चीज़ें जो अब हम इस हफ्ते में हमने देखी हैं, कॉलर्स की इंक्वायरीज जो हैं,
उन मोस्ट ऑफ द केसेस में आफ्टर रिकवरी उनको प्रॉब्लम आ रही है वीकनेस, फिटीग, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट अलॉन्ग, और उससे भी बहुत जो उनको चीज़ परेशान कर रही है वो है फीवर जी। एंड म्यूकोरमाइकोसिस तो है ही है। म्यूकोरमाइकोसिस जो है बहुत डेडली कॉम्प्लिकेशन है जो आ जाती है, लेकिन जो लोग घरों में ही रिकवर कर रहे हैं उनकी कंप्लेंट्स यही हैं जी। फीवर है, और फीवर देखिए क्या होता है कि जब आप इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं तो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, और वो हमारे ब्रेन में जो टेम्परेचर रेगुलेशन पॉइंट है उसको हाई ले जाते हैं जी। और रिकवरी के बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी में वायरस लोड कम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, धीरे धीरे हो जाता है, बट वो जो टेम्परेचर सेटअप पॉइंट है वो उसी हाई लेवल पे रहता है और उसको नीचे आने में थोड़ा समय लगता है। तो हम पेशेंट्स को यही रिकमेंड करेंगे कि आप अच्छी डाइट लें, आप टू बिगिन विद आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और अपना टेम्परेचर आप बार बार मत चेक करें। पेशेंट्स हमें कहते हैं, कॉल करते हैं, हम कोरोना इन्फेक्शन से फ्री हो चुके हैं बट हमारा फीवर 99 है, 99.5 है, 100 है, तो हम क्या एंटीबायोटिक्स ले लें? देखिए पोस्ट रिकवरी में मैंने आपको रीज़न बताया है कि क्यों आपको फील होता है कि आपको फीवर है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप एंटीबायोटिक्स ना लें और डाइट एज वेल एज फिजिकल एक्सरसाइज का थोड़ा बैलेंस करके चलें। एंड मोस्टली ये पेशेंट्स को 2-3 हफ्ते तक रहता है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। और इससे भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा एक बात मैं कहूँगी कि एक बहुत फाइन लाइन है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका फीवर कंटिन्यूसली आफ्टर रिकवरी भी 100 से ज़्यादा रह रहा है तो आपने अपने कुछ टेस्ट कराने हैं, वो आप अपने डॉक्टर से कंटैक्ट करें, वो आपको एडवाइस करेंगे। बिकॉज कोरोना में आपकी इम्यूनिटी लेवल बहुत डाउन चला जाता है, तो अगर आपका फीवर परसिस्टेंट है, अबव 100 है और आपको रोज़ पैरासीटामोल या डोलो का सेवन करना पड़ता है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंटैक्ट करें और हम आपको नेसेसरी टेस्ट रिकमेंड करेंगे। हमें ये देखना है कि क्या इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन तो नहीं आ गई है और रिकवरी के बाद भी इसीलिए आपका फीवर ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। हेलो, तो बिल्कुल ये सब जो हम कह सकते हैं अपने आप में अपनी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उस पे जो भी पेशेंट है जो भी कोरोना पॉजिटिव है उससे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या चेंजेस मेरे शरीर में आ रहे हैं, अगर आ भी रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, अब कितने दिन का गैप हो गया है, ये सब चीज़ें हमारे पास एक इंफॉर्मेशन वे में या हमें पूरा पता होना चाहिए कब हमें कोरोना हुआ है, कितने दिन तक हमें इंतज़ार करना है, तो तभी जाकर वैक्सीनेशन की तरफ भी जाइए, या हम ये कह सकते हैं कि हमसे ये इन्फेक्शन किसी और की तरफ ना फैले। ठीक, एक कॉमन चीज़ कंप्लेंट जो हमें पेशेंट्स कह रहे हैं वो है कफ। कफ परसिस्टेंट है। देखिए ड्राई कफ अगर है तो आप उसके लिए एंटीटसिड्स लीजिए, तुलसी और जिंजर का इसमें बहुत अच्छा रोल है। देन अगर आपकी कफ जो है वो प्रोडक्टिव है, उसमें स्पूटम बलगम आती है, तो आप फिर स्टीम ले सकते हैं। और ये जो कफ है बेसिकली ड्यूरिंग इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में वायरस है वो उसको बाहर करने के लिए हमारी बॉडी कफ रिफ्लेक्स करती है। एंड ड्यूरिंग इन्फेक्शन क्या होता है कि जो कफ रिफ्लेक्स है, जो नर्व्स हैं जो इस चीज़ को ब्रेन तक लेके जाती हैं सिग्नल को, तो उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और आफ्टर रिकवरी उस चीज़ को वापस आने में एक नॉर्मल लेवल पे आने में टाइम लगता है। एंड देन जो भी हमारे लंग्स में डेब्रीज हैं थ्रू कफ, वो हम स्पूटम के थ्रू हमारी लंग्स हमारी बॉडी कोशिश कर रही है वो बाहर आने की, तो ये रिकवर हो जाती है बाय 10-20 डेज। इनकेस परसिस्ट करती है तो आप अपने डॉक्टर के टच में रहिए, इस चीज़ का भी सोल्यूशन है, घबराना नहीं है, क्योंकि इस टाइम पेशेंट्स बहुत बॉदर कर रहे हैं, एंग्जाइटी है कि अरे नेगेटिव तो हो गई लेकिन अभी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, सिम्टम्स हैं, तो उस चीज़ से घबराना नहीं है, अपने डॉक्टर के टच में रहें आप। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो जी सवाल बोलिए। हेलो आदाबर जी बोलिए। हेलो जी सवाल बोलिए सर अपना। ये हम कैसे से बोल रहे हैं? हाँ जी। हेलो हाँ जी सर, अपना सवाल बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल बोलिए। सवाल है, आप तो कह रही है ना ये वैक्सीन के बाद 12 महीने के बाद लगाना है वैक्सीन जी। हेलो हाँ जी हाँ, तो उसके बाद 12 महीने के बाद जो वैक्सीन उससे पहले क्या
पहला वैक्सीन काम करेगा क्या? जी जी बिल्कुल करेगा। 12 महीने मतलब क्या आप कहते हैं ना कि दूसरा वैक्सीन जब तक ना हो तब तक मतलब पूरा नहीं होता है, मतलब 12 महीने तक ये काम कर सकता है क्या? जी देखिए, हमारे पास जो भी हमारे साइंटिस्ट जो लगे हुए हैं रिसर्च करने, ये चीज उन्होंने अपनी स्टडीज में देखी है कि अगर आप 12 हफ्ते के बाद अपना दूसरा टीका लगाते हैं तो आपको पहला टीका तब तक प्रोटेक्शन देगा और आपका सही समय दूसरा टीका लगाने का 12 हफ्ते बाद ही बनता है। अच्छा जी। तो दूसरी बात ये है मैम, जो आप कह रहे हैं ना रजिस्ट्रेशन कर रही है जी, ये रजिस्ट्रेशन कितने पहले टीका लगाने के बाद कब रजिस्ट्रेशन करनी है, कितने दिनों तक रजिस्ट्रेशन करनी है? देखिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगी। अगर आप 45 से ऊपर हैं, अगर आप 45 साल से ऊपर हैं तो भी आपकी रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगी। जी जी, तो रजिस्ट्रेशन एक ही बार होती है। हमने पूरे परिवार में जितने बुजुर्ग हैं ना उनको सबको एक लगाया। जी जी, बहुत बहुत अच्छा किया आपने, बहुत समझदारी की बात है ये। और जब आपका समय बनेगा 12 हफ्ते के बाद तो आपको दूसरा टीका भी कराना है। ठीक है, वो मैं कह रहा हूँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन कहाँ करनी है? नहीं, आपकी टीका लगाने के बाद रजिस्ट्रेशन कहाँ करनी है? देखिए, आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा दी है और अब आपने दूसरी बार रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। आपको आपके फोन पे मैसेज आएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपको दूसरे टीके के लिए कब आना है और कहाँ आना है। तो इसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं है। जहां आपने सरकारी हॉस्पिटल में अपना पहला टीका कराया है, दूसरा टीका भी उसी हॉस्पिटल में होगा और आपको जिस दिन वो आपका डोज ड्यू होगा आपको उसी दिन एक SMS आएगा। जी ठीक है, ओके थैंक यू। तो बिल्कुल वही बात करते हैं जिस तरीके से ने वैक्सीनेशन की डोज की बात की। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं शायद दोबारा से रजिस्ट्रेशन तो नहीं करानी है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप अबव 45 हैं या बिलो 45 हैं, रजिस्ट्रेशन इज़ अ वन टाइम प्रोसेस। और जब आपका फर्स्ट डोज हो जाता है तो आप सेकेंड डोज के लिए ड्यू हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपके एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे SMS आएगा जी, और उसमें आपको अपने पहले वाले वेन्यू पे ही जाके अपना दूसरा टीका कराना है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार होना है। बिल्कुल, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए सर। मेरी मॉम जो है ना वो रिकवर हुई है कोविड से। जी ठीक है। जी जी, उसकी सैचुरेशन अभी बैलेंस नहीं हो रही है। उसकी सैचुरेशन लास्ट टाइम हम चेकअप करने के लिए गए थे तो उसकी सैचुरेशन वहाँ तक 78 हो गई थी जी। तो हमारे पास ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं था, लेकिन घर से हम जब निकले तो उसकी सैचुरेशन राउंड अबाउट 92 थी। ठीक है, तो मुझे आप ये बोलिए ये सैचुरेशन ठीक हो जाती है? देखिए, सैचुरेशन जो है वो ऐसा नहीं है। अगर सैचुरेशन आप कह रहे हैं 78 है, 75 है तो पेशेंट जो है वो 78, 79 सैचुरेशन चेकअप के दौरान हुई थी जी, लेकिन जब हम घर से निकले तो सैचुरेशन 92 थी। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप ऑक्सीमीटर उंगली में लगाने का भी एक तरीका होता है। अगर आप वो सही से नहीं लगाएंगे तो आपकी जो रीडिंग है वो ठीक नहीं आएगी। और दूसरी बात ये है, जो ऑक्सीमीटर है उस पर 2 वैल्यूज आती हैं, 2 रीडिंग्स आती हैं। उसमें एक पल्स रेट होता है और दूसरा आपका ऑक्सीजन होता है। तो जो भी इंसान आपके घर में ऑक्सीमीटर देख रहा है, जिसने लगाया है, आप उसको एक बार जरूर सिखाएं कि कौन सी रीडिंग देखनी है सैचुरेशन के लिए। क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं पेशेंट की जो 75 हुई सैचुरेशन एंड देन एकदम से 90 होगी, ऐसा हो नहीं सकता। अगर किसी पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन बिलो 90 चला जाता है फिर वो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के अपने आप वापस नहीं आता। तो आप ये चीज़ थोड़ा कंफर्म कर लीजिए कि कहीं आपने पल्स रेट को तो ऑक्सीजन सैचुरेशन तो नहीं मान के आपने पेशेंट को शिफ्ट किया है हॉस्पिटल एंड देन आप कह रहे हैं वो 90 है तो वो ठीक है। आप इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ऑक्सीमीटर की बात करते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, पल्स रेट हो या जहां हम ऑक्सीजन सैचुरेशन की वहाँ पे देखते हैं कि आखिरकार कहाँ तक जा रहा है, एग्जैक्ट वे कैसा है, किस तरीके से इसे इस्तेमाल करना है और दिन में कितनी बार एक पेशेंट की जो
हम कह सकते हैं ऑक्सीजन लेवल या पल्स रेट अगर उसकी चेक करनी है कितनी बार चेक करनी चाहिए? देखिए ऑक्सीमीटर जो है वो जो एपरेटस है इतना सा एपरेटस है, कुछ लोग उसको यूँ फिंगर पे सिर्फ यूँ रखेंगे जी, और वो रीडिंग गलत आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो हम बार बार कहते हैं ऑक्सीमीटर अगर इतनी स्पेस उसके अंदर है तो आपको अपनी पूरी फिंगर उस पर इंडेक्स फिंगर या मिडल फिंगर को यूँ रखना है उसमें पूरा जी। और दूसरी चीज़ है आप जिस भी उसको सरफेस पे रखें वो स्टेबल हो, ऐसे नहीं है कि आपने उसको यूँ रख दिया या यूँ रख दिया तो वो गलत रीडिंग आती है। आप उसको अपने हार्ट के लेवल पे या अपने बैठ के या फिर आप लेट के उसको आप एक स्टडी सरफेस पे रखें ऑक्सीमीटर को और फिर उस पर रीडिंग ले। और जैसे मैंने देखा 2 कॉलर्स को ये कन्फ्यूजन है, वो पल्स रेट को ऑक्सीजन सैचुरेशन मान रहे हैं, नहीं, जो ऑक्सीमीटर है वो 2 रीडिंग्स बताता है और उस पर लिखा होता है PR इज पल्स रेट एंड SpO2 इज ऑक्सीजन सैचुरेशन, वो देखें। एंड दूसरी बात ये है कि अगर आप माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं, एसिम्टोमेटिक हैं, घर पे हैं और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक जा रहा है तो आप मैक्सिमम 4 आवर्स के बाद 6 आवर्स के बाद ये रीडिंग कर सकते हैं। बट अगर आपका पेशेंट क्रिटिकल है, घर में ही है और उसका ऑक्सीजन लेवल फॉल कर रहा है, देन यू नीड टू डू इट मोर फ्रिक्वेंटली। और फिर उसके बाद हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अगर उनका बिलो 92 है तो उनको 6 मिनट का वॉक टेस्ट कराएं, देन प्रूनिंग कराएं, वेंटिलेशन अच्छी कर दें और उसके बाद भी अगर इम्प्रूव नहीं होती देन पेशेंट हैज़ डेफिनेटली ही हैज़ टू गो टू हॉस्पिटल। जी बिल्कुल मैम, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम सर, सवाल बोलिए। जी सर, सवाल बोलिए अपना। हाँ मैं बारामूला से बात कर रहा हूँ मैडम। जी बोलिए। हेलो जी, अपना सवाल बोलिए और टीवी की वॉल्यूम सर प्लीज कम कर दीजिए। हेलो हाँ जी बोलिए, अब सवाल बोलिए सर। मैडम मैं 8 तारीख को मैंने टेस्ट किया था अपना। ठीक है, 8 तारीख को मैंने टेस्ट किया था अपना मैडम। जी ठीक है, बोलिए हम सुन सकते हैं। आपने टेस्ट कराया अपना? जी मैंने 8 तारीख को पहला टेस्ट किया था, कल से आया था वो। ठीक है, हेलो जी हम सुन सकते हैं। मैंने 2-3-4 दिन के बाद दूसरा टेस्ट करवाया था। जी कल से आया था, तब से आज तक हो गए तकरीबन 14-15 दिन। ठीक है, तो अब क्या करना है? मैं आप ठीक हूँ, अब क्या करना है डॉक्टर? जी देखिए, जब आप एक बार पॉजिटिव आ जाते हैं तो 4 दिन के बाद टेस्ट रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं ठीक था, इसीलिए मैंने टेस्ट किया था। नहीं देखिए, हो गए 10-15 दिन। जी ठीक है। टेस्ट करना है ना करना है? नहीं, अब आप मुझे बताएं, आपको कोई इस टाइम तकलीफ आ रही है कोई? नहीं, कोई मतलब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। जी ठीक है, और आपको कोई बुखार आया है पिछले 3 दिनों में? पिछले 3 दिनों में आपको कोई बुखार आया है? नहीं बस कुछ नहीं। पहले मतलब 8 तारीख को मैंने पहला जी 8 तारीख को। आज तो हो गए। देखिए, अगर आपको 10 दिन से अब ज़्यादा हो चुके हैं आइसोलेशन में, आपको पिछले 3 दिन में बुखार नहीं आया, तो आप बंद कमरे से, अपने कमरे से बाहर आ सकते हैं। आपको इसके लिए कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। जी दूसरा टेस्ट मैंने किया था 16 को, दूसरा टेस्ट। जी तो मैं ठीक हूँ। ठीक है जी, देखिए अगर आपने टेस्ट करा लिया तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज भी जैसे आपकी केस हिस्ट्री है, आपको 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, बुखार नहीं आया लास्ट के 3 दिनों में, तो आप बिना टेस्ट कराए भी आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अब आप अपनी फैमिली के साथ जब मिक्स होंगे, आपको भी मास्क पहनना है, उनको भी मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज़ करेंगे। ये आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो बिल्कुल जैसे उन्हें पॉजिटिव आए, एक टेस्ट करवाया, उसके 4 दिन बाद ही दूसरा टेस्ट करवाया, क्या ज़रूरी है इस तरीके से एक टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट की तरफ दोबारा? देखिए, मैंने पहले भी कहा, पब्लिक को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप एक बार रैट पॉजिटिव हैं तो दूसरी बार उसको रिपीट कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये इनको लगा कि मैं ठीक हूँ तो 4 दिन के बाद
ये रिपीट कराते हैं और अगेन वो पॉजिटिव आता है, तो इन्होंने अपने आप को देखो वहाँ जाके एक तो हॉस्पिटल पे बर्डन ऐड ऑन किया है, दूसरा खुद को एक्सपोजर में रखा है इन्होंने अगेन। तो आप अगर एक बार पॉजिटिव हैं, हो सकता है आप एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है, तो आपको लगता है कि आप पूरी तरह से ठीक है तो अब मैं टेस्ट रिपीट करा सकता हूँ, बट ऐसा मत कीजिए। अगर आप एक बार पॉजिटिव हैं और आप माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक है तो 10 दिन का इंतज़ार कीजिए। और अगर आपको 10 दिन तक आप ठीक रहते हैं या माइल्ड सिम्टम्स भी हैं और वो ठीक हो जाते हैं और लास्ट के 3 दिनों में आपको कोई बुखार नहीं आता, तो आप आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं, आप इन्फेक्शन फ्री हैं जी। उसके लिए भी आपको कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। हेलो जी, अपना सवाल बोलिए सर। बात ऐसी है जी, 17 अप्रैल को पहला इंजेक्शन लगाया हुआ है जी। हम डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहते हैं कि वो दूसरा कब लगाना है? आपको 12 हफ्ते के बाद दूसरा टीका कराना है। आपको 12 हफ्ते के बाद दूसरा टीका कराना है। जुलाई में आपका दूसरा टीका, आपको इंजेक्शन लगवाने का मैसेज आ जाएगा और जहां आपने पहला टीका कराया आप उसी जगह जाके अपना दूसरा टीका कराएंगे 12 हफ्तों के बाद। आप जी, आपको जी जी देखिए, आपके जुलाई में बनते हैं 12 हफ्ते, तो आप जुलाई में आपको SMS आएगा। अच्छा जी। आप खुद भी अपना ध्यान रखें और जब आपका डोज बनता है आप अपने रजिस्टर्ड प्लेस पे चले जाएं और आप दूसरा टीका करा लें अपना। ठीक है भाई, यहाँ से करवाया भाई? जी 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 जी। हेलो जी, तो बिल्कुल बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है, जैसे मैंने पहले भी बात की कि क्या दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी है। इनको समझना पड़ेगा कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गई है, आपका डेटा फीड हो चुका है कि आपका फर्स्ट डोज लग चुका है, तो अपने आप आपको मैसेज आएगा जब आपका टाइम ड्यूरेशन आएगा कि इन्होंने इस तारीख को फर्स्ट डोज दिया था, अब सेकेंड डोज के लिए इन्हें रेडी रहना है और मैसेज जो है वो अपने आप आ जाएगा। तो नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं मैम। तो बिल्कुल जिस तरीके से तमाम गाइडेंस की हम बात करते हैं, एहतियात बरतने की बात करते हैं, तो वही बहुत से लोग जो है डाइट को लेकर भी अक्सर कहते हैं कि कौन सी डाइट लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो डाइट को लेकर क्या कुछ इस समय खाना चाहिए? देखिए, अगर कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ ठंड ज़्यादा रहती है, तो वहाँ नॉनवेज मोस्ट ऑफ द पीपल नॉनवेज ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जम्मू की बात करते हैं, यहाँ पर भी सीजनल चेंजेस की बात करते हैं, तो सर्दियों में ज़्यादा नॉनवेज का सेवन होता है। एक प्रॉपर डाइट की बात करते हैं, उसमें क्या नॉनवेज इस समय कोरोना के समय खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए, जो प्रोटीन रिच डाइट है इसका रोल तो हमेशा ही रहता है हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो थोड़ा ध्यान ये रखें, उसमें ऑयल एंड स्पाइसेस का ध्यान रखें कि वो कम होने चाहिए। एंड अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पल्सेस, स्प्राउट्स एंड चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अलॉन्ग विद जंक फूड को आप बिल्कुल भी ना लें तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना में ही आपको जंक फूड अवॉइड करना है। स्टार्टिंग से हम ये कहते हैं कि जंक फूड अच्छा नहीं है और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बच्चे हैं वो इस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट वो चीज़ हमें अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने पड़ेंगे। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम बार बार कह रहे हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा से ही। और अगर हमारी इम्यूनिटी जो है वो एक दिन में नहीं बनती है, तो अच्छी डाइट अगर आप ले रहे हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी बचपन से ही स्ट्रॉन्ग कर देगी और आप बीमारी कोई भी हो उससे बहुत अच्छे से आप बाहर आ सकते हैं। एंड देन आप अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखें। अलॉन्ग विद डाइट आपको हाइड्रेशन अच्छे से करनी है। अपनी आप एक्सरसाइज करें, उससे आपकी मसल्स एंड कार्डियक एक्सरसाइजेज हैं आपकी, आप योगा करें, मेडिटेशन करें, ये सब चेंजेस आपको अपने बिहेवियर में लाने चाहिए। एंड कुछ लोगों का जॉब प्रोफाइल वैसा होता है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, बैठे बैठे सिटिंग उनका जॉब है, तो नाउ इट्स हाई टाइम वो चीज़ अब आप अपने लिए टाइम निकालें और अपनी डाइट एंड अपने बॉडी एक्सरसाइजेज जो हैं उनको करें, so that you can come out of this thing very easily. जी, हेलो हेलो मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग सर, अपना सवाल बोलिए। मैम, डॉक्टर से एक सवाल पूछना है कि हमने जो अपना पहला डोज लगाया जी, और दूसरे डोज लगाने के लिए हमें कुछ टाइम मिला है, ठीक है जी, वो डोज बुक करने के लिए हमें इसमें रजिस्ट्रेशन करनी है और स्लॉट बुक करना है। आप प्रोग्राम ऑनलाइन देख रहे हैं, आप स्लॉट के बारे में कुछ नहीं बोल रही है। जी जी, देखिए आपका एज ग्रुप क्या है? 45 से नीचे हैं आप? 45 से नीचे। देखिए, पहले जो 2 दिन पहले तक हमारे पास जम्मू में एक
स्लॉट था, एक ही वेन्यू था फॉर कोवैक्सीन। जी, कश्मीर में भी एक ही जगह थी जहाँ पे हम कोवैक्सीन लगा रहे थे, बट कल जम्मू में भी कोविशील्ड लगी है 18 to 46 ग्रुप में। सेम कश्मीर में भी ऐसा हो रहा है, बट वो जो 18 to 45 में हम कोविशील्ड लगा रहे हैं, दे आर एक्चुअली हाई रिस्क पीपल, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, लेबर है, पोनी वालाज हैं, कूलीज हैं। उनका डेटा ऑलरेडी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से हमारे पास आ चुका है एंड हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं थ्रू SMS कि आपका वैक्सीनेशन आज होगा, कहाँ होगा। बाकी जो पॉपुलेशन है, अगर हम हाई रिस्क को छोड़ देते हैं, 18 to 45 में जो लोग हैं, उनके लिए भी हम धीरे धीरे सारा सिस्टम स्ट्रीमलाइन करेंगे सर। और जो रही बात स्लॉट्स की, ये 9 AM मॉर्निंग में हर सुबह 9 बजे स्लॉट्स खुल जाते हैं और आपको सारा डेटा वहाँ अपडेट हुआ होता है साइट पे, वेबसाइट पे, कहाँ स्लॉट्स हैं, कहाँ बुकिंग हो सकती है, कौन से फुल हैं। आप प्लीज इस चीज को वेबसाइट पे देखें। एक्चुअली जो 9 AM आप बोल रही है तो हम तो कर रहे हैं, हमारा फ्लड तो कोई नहीं है। देखिए 18 to 44 एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और हम 200 लोग ही एक जगह पे वैक्सीनेट करते हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा बिजी आता है एंड बहुत जल्दी बुकिंग होती है। वो थोड़ा आप कह सकते हैं दिक्कत आ रही है, बट हम उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं एंड सून, डोंट वरी, सून यू विल बी वैक्सीनेटेड। गुड लक। देखिए वेट कर सकते हैं आप, अगर वैक्सीनेशन साइट पे डायरेक्ट जाएंगे तो वैसा नहीं हो पाएगा, आप वहाँ जाके खुद को ही रिस्क में डालेंगे। सो घरों में रहिए, सेफ रहिए और ट्राई करते रहिए। हम ये सारा सिस्टम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। 9 AM करनी है ट्राई? जी 9 AM। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। तो बिल्कुल वही समय हो चुका है अब अलविदा लेने का, तो मुझे और मैम को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।